झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती है। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन RSS की इतनी निंदाएं, इतने आरोप क्यों लग रहे हैं साथियों? आप पूरे भारत के अंदर आप लोग देख ही रहे हैं। तो आइए, आज हमारे साथ रामफल जाखड़ा जी, जो बड़े सुलझे हुए और बहुत ही संवैधानिक रूप से अपनी बातों को रखते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। तो आइए साथियों, उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मान्यवर जय भीम। जय भीम सत्य राजकुमार जी, और तमाम आपके व्यूअर को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। मान्यवर, हमारे बहुजन इतिहास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। मान्यवर, तमिलनाडु में स्कूलों के अंदर RSS के लोगों ने शस्त्र पर जो विद्या सिखाने का प्रशिक्षण जो लोग दे रहे थे, तमिलनाडु की सरकार ने उनके ऊपर बड़ा कड़ा कार्रवाई करके उन लोगों पे FIR करवाई है। तो मान्यवर, कैसे इस पूरे प्रकरण को कैसे देखेंगे आप? देखिए राजकुमार जी, पहली तो इस देश के अंदर RSS एक आतंकवादी संगठन है, ये हम भी कह रहे हैं, और हमारे से पहले पटेल जी ने भी उसके ऊपर बैन लगाया था। और समय समय पे इनकी गतिविधियों के ऊपर जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, चाहे हमारे कर्पूरी जी को ले लो, चाहे अभी थोड़े टाइम पहले शरद यादव जी को ले लो, और तमाम जो नेता थे, VP सिंह की सरकार, VP सिंह को ले लो, तो इन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि RSS के अंदर जो इनकी विंग है, इनकी गतिविधियां क्या रहती हैं, और तमाम लोगों ने उस पर नज़रें रखी, उनकी गतिविधियां देखी, और समय समय पे उसको बैन करने की बातें आती हैं। समय समय पे उनका जो कई संगठन जो धर्म के नाम से बने हुए हैं, बजरंग दल है, करनी सेना है, हिंदू वाहिनी है, और न जाने ऐसे तमाम सारे संगठन हैं, और प्रदेश स्तर पे कई गाय के नाम से बना रखे हैं। तो ये एक चीज़ को दर्शाते कि आपको दहशत फैलानी है। उस संगठन के घटक दलों का एक उद्देश्य है कि आपको जो शिक्षा से वंचित है, जो पॉलिटिकल से वंचित है, या एक मजदूर तबका है, आप उसके अंदर भय बना के रखें। भ्रमित करें, मतलब भ्रमित नहीं, भय बना के। भ्रमित करना एक अलग है, आप डर बना के उसके अंदर रखें, और भ्रमित उस व्यक्ति को करें जो उनके चुंगल में आ जाता है, जो उनकी शाखाओं में चला जाता है, उसको भ्रमित करते हैं। भ्रमित कैसे करते हैं? आपको आस्था के नाम पर मोटिवेट करेंगे, और जब आदमी का एक मन बन जाता है कि भाई मैं आस्था मेरी धर्म पे है, तो वो उसकी एक दलदल है। उस दलदल में जितना आदमी जाएगा वो उतना ही कट्टरवादी भी बन जाएगा, क्योंकि धर्म की आस्था, धर्म के नाम पे आप इस देश के अंदर बड़ी आसानी से किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। एजेंडा है ना, एजेंडा क्या होना चाहिए देश का? देश के अंदर हम ज़्यादा पुरानी बात ना करें, ये तो 90 के अंदर अमेरिका से गेहूँ आता था, लाल गेहूँ, और तमाम हमने, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने, हमारी औलादों ने तो नहीं खाए, ना उसका जायका चखा है, ना उनको समझ है, लेकिन आता था। ये कभी भी नहीं बताएंगे RSS के लोग या उनके घटक दल के देश की हालात क्या थी। अब हम 90 से थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। इस देश के अंदर खाने पीने की व्यवस्था, पहले लोग भूखे थे तो जो मिल जाता था, कम अनाज मिला, और थोड़ा सा और अगर पीछे जाते हैं तो इस देश के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लोग मांस खाते थे, और वो भी कच्चा खाते थे। अब आप देख लो, मैं 2-3 पीढ़ी पहले ही गया हूँ, और हमारी असलियत में जो आदि मानव का जो रूप था वो हमारा यहाँ पाया जाता है। इन्होंने कभी भी उसके ऊपर चिंतन मंथन नहीं करा,
आज जब हम लोगों के पेट भर चुके हैं, आज जब हम थोड़ा सा एक पहली सीढ़ी पे अगर हम कहें वहाँ अगर पहुँचे हैं, तो इनको वो धर्म का फार्मूला जो है, क्योंकि आज थोड़ा सा एजुकेशन मिली है, कपड़ा ढंग का मिल गया है, तो अब ये चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे करें। शिक्षा जो पाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जिसको शिक्षा से वंचित रखोगे वो गुलाम रहेगा, वो दास रहेगा। तो अब इनको दास प्रथा दोबारा से 1800 के बाद में ये दोबारा से 200 साल का एक पीरियड काल है, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 200 साल के अंदर ये उसी भूतकाल में हमारे को ले जाना चाह रहे हैं, बसाना चाह रहे हैं और डर का माहौल करना चाहते हैं। कर्नाटक की बात हम कर रहे हैं। किस तरीके से वहाँ पे एक स्कूल के अंदर आपने इतना ताकत से पूरे के पूरे 60-70 लोगों को इकट्ठा किया है, आप हौसला चला रहे हो, वो भी स्कूल के अंदर। इस देश का कोई भी व्यक्ति, इस देश का कितना भी निकम्मा आदमी हो, इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि जहाँ देश का भविष्य तय होता है वहाँ पे आप हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, और वो भी खुलेआम। मतलब आप एक दिन के उजाले में और 15 से 20-30 बंदूकें लेकर के आप छात्राओं को ट्रेनिंग दोगे, इसका मतलब आपका आज भी जो उद्देश्य है, आज भी आपके जो दिमाग में जहन में गंदगी है, वो चाहे वो दलितों के प्रति हो, चाहे वो माइनॉरिटी के प्रति हो, वो आपकी दर्शाती है। शाखा का क्या मतलब है? आप इस देश के अंदर एक रास्ता, उसी घरों से हम पैदा होते हैं, और वहाँ पे मुसलमानों के प्रति नफरत, और इतनी नफरत भरी जाती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। शाखा के अंदर जितने भी लोग आते हैं, सबसे मेन एजेंडा उनका होता है कि आप मुसलमानों के प्रति नफरत भरें, और जब मुसलमानों के प्रति नफरत होगी तो संभाविक बात है कि दलितों के प्रति होगी, ईसाइयों के प्रति होगी, बौद्धिस्टों के प्रति होगी। आप एक नफरत का एक कारखाना खोल रहे हैं। उस कारखाने से बचने के लिए हम तमाम इस देश के लोगों को आरएसएस की शाखाओं में अपने बच्चों को ना भेजें। हम बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, वहाँ अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छा रास्ता तो नहीं होगा, लेकिन आतंकवादी जैसी गतिविधियों के अंदर वो शामिल हो जाएंगे। और यही वहाँ के प्रशासन ने किया। गिरफ्तारियाँ हुई, 65 से 70 लोग हैं, 45 लोगों की गिरफ्तारी होती है। फिर भी दबाव कितना है केंद्र सरकार का कि 24 घंटे के अंदर उनको वहाँ से बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मुचलके पे छोड़ा है या जमानती पे छोड़ा है, वो एक घराव के अंदर चीज़ें हैं, वो अभी आई नहीं। लेकिन पूरा एक सार जो निकलता है, वो सार एक ही है कि आप किसी भी तरीके से इस देश के अंदर ऐसी जो गली सड़ी मानसिकता के लोग हैं, उनसे थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये चीज़ तो इस माध्यम से सामने आ रही है, और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने भी बैन लगाया था, और आज भी हम उसको एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, है वो इसलिए मानते हैं। मान्यवर, ये संगठन ही, मतलब ये इसकी विचारधारा इस संगठन की कैसी है? पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना रखा है कि आप देखिए, अभी यूपी के अंदर एक इनके सांसद हैं, एक नेता है, वो नेता साहब क्लियर मुसलमानों को कह रहे हैं 10 लड़कियां लाओ, एक नौकरी ले जाओ। तो मान्यवर, ये कैसी, नहीं देश को कैसा बनाना चाहते हैं? आपको अगर किसी समाज को उनके हक अधिकारों से वंचित करना है, तो आपकी एक लाइन है कि आप उसमें कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ दें ताकि लोग अपने हक भूल जाएं, आपके बच्चे और फैमिली के अंदर उसकी चर्चा हो। ये जो ऐसी जो चीज़ें वाहियात करते हैं कि 10 लड़की लेके आओ और एक सरकारी नौकरी पाओ, ये वो भी एक पूर्व विधायक बताते हैं। पूर्व विधायक जिस पार्टी का ऐसी मानसिकता रखता हो, तो ये तो देखा है हमने किसान आंदोलन के अंदर थार गाड़ी से कितने किसानों को कुचला है, और वो तो आंदोलन इतना मजबूत था, शायद वंचित जिसको हम कहते हैं वो इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि पेट की जो आग है वो 12 से 24 घंटे के अंदर आदमी को डाउन कर देती है, वो कमज़ोर कर देती है। और जो और थोड़ा लंबा चलेगा तो वो 72 घंटे या 55 घंटे लास्ट होता है।
क्योंकि हम मूवमेंट में रहे हैं। और जैसे ही आज के वर्तमान में अगर हम कोई भूख हड़ताल का अगर डिसीजन ले लें तो ये सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही है। तो ऐसी ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी जगह ये वारदातें हैं, इनसे हमने बच के रहना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। और शाखाओं के अंदर भी हमारा ये है कि अपने बच्चों को ना जाने दें। आसपास का वातावरण भी अगर आपने साफ रखना है तो कभी भी धर्म के जाल में ना फंसें और आरएसएस की शाखाओं से सावधान रहें। जितना आदमी धर्म के अंदर जाएगा उतना ही वो एक ये मान लीजिए कि अपने आप का भविष्य कैरियर खराब करेगा। और जो आदमी पाखंडवाद से अगर दूर होगा तो वो भविष्य के अंदर अकेला जरूर होगा, कोई मंडली नहीं है उनकी। जैसे पाखंडियों का एक झुंड होता है, तो जो इस देश के अंदर फैक्ट जानने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर मनुवाद और ब्राह्मणवाद पर भरोसा नहीं करने वाले हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है, वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से भी, जैसे ये दिवाली का त्यौहार मनाते हैं या ये और जो रंग का त्यौहार होता है, ये होली, ऐसे त्यौहार होते हैं, ऐसे जो धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो फैक्ट को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए कि जितने जो पाखंडवाद विरोधी जो लोग हैं, उन्होंने चाहे वो जंतर मंतर केंद्र बनाएं, चाहे वो कोई कॉलोनी या शहर बनाएं, वो एक पड़ाव बनाना चाहिए और सारे लोग इकट्ठे हों ताकि उनको इस बात का एहसास हो सके तुम पाखंडवाद की तरफ जा रहे हो। और यहाँ फैक्ट फाइंडिंग वाले, जो फैक्ट को जानने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर जो संविधान पे भरोसा करने वाले हैं या साइंस पे भरोसा करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है कि साइंस और संविधान दोनों को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने चाहे वो 50 की संख्या हो, 100 की हो, 1000 की हो, वो आज वर्तमान की मांग है। जैसे आरएसएस अपने लोगों को इकट्ठा करके जो पाखंडवाद करता है, तलवारें भेंट करता है, तो ऐसे जो साइंस को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले लोग, वो अगर इकट्ठे हों तो उसमें काफ़ी सारा सुधार हो सकता है और ये मनुवादियों को एक झटका लगे। ये हमारा एक व्यक्तिगत रूप से भी है और होना भी चाहिए, इसका हम प्रयास भी। सरकार तो मानने और आप लोगों पे ब्लेम लगाती है कि ये तो वैसे ही हमारी बुराइयां करने के लिए ये लोग बैठे रहते हैं। और आप देखेंगे अभी यूपी के अंदर भी गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी ये लोग हम लोगों का विरोध करते हैं। इन्हें कोई भी हमारा सरकार का काम अच्छा नहीं लगता। देखिए, सत्ता में जो भी कोई बैठा होगा वो आम जनता को कुचलेगा। वो तो जनता में जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं ना, उनको देखना पड़ेगा। अब लड़ने वाले तो इस देश के अंदर मुश्किल से 2 से 2.5% लोग हैं, तो वो 2.5% लोग कहाँ कहाँ लड़ेंगे? आप इस बात को समझना पड़ेगा ना भाई। लड़ने वाले कोई 10% नहीं है, लड़ने वाले कोई 15% नहीं है। लड़ाके जो हैं, आप एक अगर 5000 आबादी का गांव है या 70,000 आबादी या 2 लाख आबादी का एक विधानसभा क्षेत्र अगर है, तो उसमें लड़ने वाले को गिनती 2 या 3 से ऊपर नहीं मिलेगी, जो सरकार से, प्रशासन से, समाज से जो लड़ते रहते हैं। क्योंकि वो बुराइयों का विरोध करेंगे तो संभावित बात है टकराव होगा। तो संख्या कम है और इसी का कारण है कि जो बार बार जो अटैक होते हैं समाज के ऊपर। आज तो फिर भी थोड़ा सा समाज के अंदर कुछ छात्र पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन जो रेशो बढ़ना चाहिए था, जो सामाजिक न्याय की तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए था, वो आज भी नहीं है। ये इसका मेन मुख्य कारण वही है कि सारे जो विज्ञान और समाज संविधान को मानने वाले लोग एक जगह नहीं बैठते, वो आते हैं कहीं कहीं मिल जाते हैं, उसके बाद में फिर वो भूमिगत हो जाते हैं। तो ये है, इसको समझना पड़ेगा। मानने वाले ये तो वैसे ही आप देख रहे हैं, जब से ये सरकार बैठी है कि जनता को भ्रमित करते हुए। अभी देखिए, आप ग्वालियर के अंदर देखिए, वो अनिल मिश्रा जी हैं, कितना बाबा साहब को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और ये क्या ये मार्केट लूटना चाहते हैं या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं मान्यवर? ये इनकी कैसी, मतलब इनकी मानसिकता कैसी है इन लोगों की? इनकी मानसिकता एक ही है। इन्होंने अपने आप को पहले भी सुप्रिय माना था और आज भी इनका जो ऐंठ और अहंकार है वो कायम रखने का प्रयास है। बाकी इनके पास बच कुछ नहीं रहा है। आज हम कह रहे हैं संख्या हमारी कम हो सकती है, उस कम के बलबूते पर भी हम ये चैलेंज कर रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं। और ये जो ग्वालियर के अंदर जो बाबा साहब की स्टेचू नहीं लगाने देने का मामला जहाँ तक है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है
कि एक मिश्रा के कहने से ये रुका हुआ है। एक पूरी की पूरी जो आईपीएस लॉबी है, पूरी की पूरी जो सरकार है, पूरे के पूरे जो पाखंडी लोग हैं, उनका एक गिरोह है और गिरोह के कारण ये सारे का सारा षड्यंत्र हो रहा है। नहीं तो सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, सीजीआई के ऊपर जो जूता तो बाद में फेंका गया ना, ये घटना तो पहले की है। क्या सीजीआई जी को दिखाई नहीं दे रहा था? अरे आजकल ये तो है ही नहीं कि भाई हमारे संज्ञान में नहीं आया। आज तो ये है कि अगर किसी पुलिस वाले को भी, किसी कर्मचारी को भी या किसी आम नागरिक को कोई खबर यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए या चर्चा का कोई विषय हो कहीं गली मोहल्ले में, वहाँ से अगर वो मिल जाए, आप उस पर भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं अगर आपके यूट्यूब चैनल पे अगर किसी को गाली देता हूँ, अभद्रता से बात करता हूँ, तो संभावित आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो मौन है, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा किसी पूंजीपति का या धन्ना सेठ का या सरकार का हाथ है, और इसीलिए है। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये हवाएं होती हैं और समय जैसे निकलेगा तो ये अपने आप वहाँ से बदलाव हो जाएगा। स्टैचू लगेगी, समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मान्यवर, अब तो ये खुल के, पहले क्या था, जनता को भ्रमित कर, हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, आपको भी पता है 1950 के बाद तो शिक्षा खुली है भारत के अंदर, और ये संवैधानिक रूप से जो भारत बना है, भारत हमारा 1950 के बाद संवैधानिक रूप से बना है। ये तो आज भी उसी पीछे के ढंग से लोग जो चले हुए आ रहे हैं। गांव देहात में भी आप लोग देखेंगे, आप ज़्यादा गांव देहात में रहने वाले हैं, किसानी, आप लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये किस हिसाब से ये लोग, मतलब कैसे, ये जनता को समझाना नहीं चाहते ये लोग? का नहीं है। देखिए, एक इस देश के अंदर एक सामंतवादी सोच के लोग होते हैं। और अब तो एक मान्यवर का सवाल पूरा कर दूं। अभी देखिए एमपी के अंदर इन लोगों ने सीधा, हमारा तो ये बाबा साहब का नाम ही इन्होंने अम्बेडकर का हटा के बोल रहे हैं बीएन राव जी ने लिखा है, और जबकि बीएन राव जी ने खुद संविधान सभा में ये बोला था कि ये सारा का सारा श्रेय इनको बाबा भीमराव अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर साहब को मानसिकता श्रेय जाता है और उसको कोई धुंधला भी नहीं सकता है। और बीएन राव का तो कहीं अगर सर्च करते हैं तो अभी पीछे हम दिल्ली के अंदर ही अपना जो अम्बेडकर भवन है, इस पे ISPT के पास में, जो काफ़ी जो 26 अलीपुर पे, तो वहाँ पर भी हमने उसका रिकॉर्ड देखने का प्रयास का, ढूंढने का प्रयास, तो उसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये तो कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि कुछ खुरापाती लोग हैं जो पीछे से सरकार का और प्रशासन का हाथ है। नहीं तो इस देश के अंदर जब आप बड़े बड़े IPS IAS को न्याय नहीं दे सकते, तो वहाँ एक मिश्रा आके न ऐसी बात कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन है इसके पीछे। हम बार बार कह रहे हैं, सरकार और सिस्टम के अंदर जो बड़ी लॉबी है उसकी सह पे ये सारे की सारी चीज़ें हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो वो लंबा चौड़ा चलेगा और ना ही उसमें कोई ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मूर्ति, स्टैचू भी लगेगी, और सामाजिक न्याय के जो और काम हैं जो अधूरे हैं, समाज के अंदर चेतना है, लेकिन इतनी चेतना भी हम नहीं कह सकते। अभी 20-30 साल और लगेंगे जो बराबर की टकराव की जो राजनीतिक है, क्योंकि अभी तो पढ़ लिख करके थोड़ा सा जो समझ बढ़ी है और डर भी लोगों के अंदर, वो डर धीरे धीरे निकल रहा है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागड़ा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। साथियों, ये थे रामबल जागड़ा जी, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। आप, हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पहुंचाए सभी साथियों को। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।